कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं सौरभ शर्मा। बातें होती हैं खुल्लम खुल्ला, वो बताते हैं आपको जो कोई और नहीं बताता, और हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतर रहे हो ऐसा मुझे यकीन भी है, उम्मीद भी करता हूं। अब आज हम बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं बीजेपी को लेके, सरकार को लेके, उपराष्ट्रपति का पद खाली हुआ है उसको लेके। चुनाव आयोग ने आज ऑफिशियली ये कह दिया कि हम तैयारी कर रहे हैं, तो मतलब अब इलेक्शन जल्द हो जाएगा उपराष्ट्रपति पद के लिए। एक पॉइंट नंबर 1। दूसरा, क्या अभी और इस्तीफे होने हैं? आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो यार, कहां इस्तीफे होने हैं? अभी उसके बारे में आपको जवाब देते हैं। मेहमानों से आपको मिलवा लेता हूं मैं। समीर जगांवकर साहब हमारे साथ हैं, सर बहुत स्वागत आपका। राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं, राहुल जी बहुत स्वागत आपका। दो देश के वरिष्ठ पत्रकार और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ। देवेंद्र बहुत स्वागत आपका भी। तो अब सीधी सी बात यह है कि क्या अभी और इस्तीफे होंगे? क्या बीजेपी के अंदर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है? क्या सरकार के अंदर भी कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है? मोदी जी अभी बहुत से बड़े फैसले लेने वाले हैं। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? सीधी सीधी देश अभी आपको दो बड़ी जगहों पर वैकेंसी दिखाई देती है। उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है तो वहां वो पद खाली है। बीजेपी के अध्यक्ष की अभी तक घोषणा नहीं हुई तो वो पद खाली है। अब ये दो वैकेंसी भरने के लिए क्या कहीं और कोई वैकेंसी क्रिएट की जाएगी? इसीलिए मैंने कहा कि क्या अभी और इस्तीफे होंगे, किसी को कहीं से उठा करके कहीं और लाया जाएगा। अगर मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा, जिसकी चर्चाएं होने लगी हैं कि भाई संभावित है, हो सकता है, साल भर से ऊपर हो गया सरकार को, तो उसमें भी कोई जाएगा तभी तो कोई नया आएगा। सर, किसी का जाना मतलब किसी का आना। तो ये है हमारा आज का मुद्दा कॉफी पर कुरुक्षेत्र का। दूसरा, आप इस वक्त अपने फोन पे, सोशल मीडिया पर जितनी थ्योरी सोच सकते हैं और देख सकते हैं, जो भी आपको पढ़ने को मिल रहा हो, उस सब के जवाब आज आपको मिल जाएंगे कि नहीं साहब ये यहां से यहां आ जाएंगे तो ये बन जाएंगे। इस तरह की बहुत सारी बातें चल रही हैं, वो सब हम सब करेंगे। लेकिन पहले जरा धनखड़ साहब की बात हम कर लें। इलेक्शन कमीशन ने आज ये बताया कि हम तैयारी कर रहे हैं, मतलब देवेंद्र, ये कि चुनाव जल्द होना है। बिल्कुल सर, अगले सप्ताह में चुनाव की तारीख का ऐलान भी कर दिया जाएगा। यानी कि अगले सोमवार के बाद जो अगला वाला सप्ताह है उसमें चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। प्रक्रिया तो ऑलरेडी शुरू कर दी गई है और प्रक्रिया में लगभग एक सप्ताह का समय लगता है कि जितने मतदाता सूची है, यानी कि दोनों के जो सांसद हैं दोनों सदनों के, वो फिर उसके बाद एक रिटर्निंग ऑफिसर, मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है, एक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। तो इस सारी प्रक्रिया में एक सप्ताह का समय लगना है और अगले सप्ताह चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाएगा। आमतौर पे चुनाव की तारीख के लगभग 30 दिन के बाद वोटिंग का भी समय रहता है। और जिस दिन वोटिंग होगी हम सभी जानते हैं कि उसी दिन शाम में काउंटिंग करके अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। एक महीने के बाद कभी भी मतलब हम सोचें कि ये प्रक्रिया जो है पूरी हो चुकी होगी। ठीक है। और बीजेपी के अध्यक्ष बीजेपी के अध्यक्ष के लिए जैसे अभी तक इस बात को लेकर तैयारी थी कि आप देखें सौरभ, संसद का जो मानसून सत्र है 12 अगस्त से 18 के बीच में 6 दिन की छुट्टी के बावजूद 18 से 21 3 दिन का सत्र और बुलाया गया था। मकसद ये था, आमतौर पे होता क्या है कि 15 अगस्त से पहले 12 को 11 को सदन की कार्रवाई मानसून सत्र की खत्म हो जाती है और उसके बाद सैनिटाइज हो जाता है। इसमें 6 दिन की छुट्टी के बाद 3 दिन के लिए दोबारा सांसदों को बुलाया गया था। उसके पीछे सोर्सेज का ये कहना था कि मकसद ही यही था कि उसके बाद क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन कर दिया जाना था तो सारे सांसद भी यहाँ मौजूद रहे। सत्र चल रहा होता है तो सारे सांसद मौजूद रहते हैं, तो उसमें एक जो बड़ा कार्यक्रम पार्टी के द्वारा किया जाता, एक शो ऑफ स्ट्रेंथ जो दिखाया जाता, वो सारी चीज़ें हो सकती थी। अब क्योंकि अब ये नया सिनेरियो आ गया तो अब उस पीरियड में या उसके जस्ट बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिहाज से आप समझ सकते हैं कि थोड़ा और समय अब उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद की वजह से बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव और टल गया। और टला, कुछ दिन तो टला ही, मतलब उस गैप में, पर्टिकुलर उस गैप की मैं बात कर रहा हूँ कि वो जो गैप था उस गैप में अब वो यूं कहें कि इस इस्तीफे ने थोड़ी मोहलत और दे दी है। मोहलत सब तो किसी के लिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जरूर है सौरभ की बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के मामले में ऑलरेडी काफ़ी लेट है और इस लेट की वजह ही वही है कि आप एक नाम पे सहमति नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, तो ये है। सर बताइए सर, 2 वैकेंसी रहेंगी या अभी और वैकेंसी क्रिएट होंगी? देखिए, मोदी जी का तीसरा कार्यकाल शुरू हो गया और मुझे लगता है तीसरे कार्यकाल में मोदी जी कई वैकेंसी क्रिएट करेंगे। मतलब कई लोगों को दूसरी जगह भेजेंगे, कई लोगों को प्रदेश से सेंटर में लेकर आएंगे, तमाम तरह की वैकेंसी क्रिएट होगी। कुछ लोगों को मतलब मुझे लगता है फोर्सफुली भेजा जाएगा कई जगह। प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली जिस तरीके से 2014 से लेकर अभी तक देखने को मिली है, इस बार वो ज़्यादा मुझे लगता है करेंगे। संगठन में भी बड़ा फेरबदल होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी होना है।
अभी ये सब इस साल में आप सोच रहे होगा? बिल्कुल बिल्कुल सब। और अध्यक्ष का तो वैसे ही बहुत ज्यादा अध्यक्ष तो डिले होना हो ही चुका है। है, उपराष्ट्रपति का भी हो ही जाएगा। कोई बड़े क्षेत्र जो है प्रदेश के, वो भी मुझे लगता है कि चेंजेस करेंगे। देखिए पिछली बार शिवराज सिंह चौहान को लेकर आ गए थे आप, दिल्ली से बड़े नेताओं को आपने प्रदेश भेज दिया था उठा के, कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश चले गए थे, नरेंद्र सिंह तोमर स्पीकर बन के चले गए। तो इस तरीके से भी आपने एक्सपेरिमेंट करे कि दिल्ली में जो स्थापित कैबिनेट मिनिस्टर थे उनको आपने वापस प्रदेश में भेज दिया। तो किस किस के नाम चल रहे हैं सर? तो नाम तो मतलब किसका नहीं चल रहा है यहाँ पे? छत्रप प्रदेशों के छत्रप। आप देखिए से किसका नाम नहीं चल रहा। अब मतलब एक थ्योरी ये भी चल रही है, मतलब अभी इतनी थ्योरी में भी चल रही है कि भाई उत्तर प्रदेश में बड़ा होगा, राजनाथ सिंह जी को उपराष्ट्रपति बना देंगे और योगी जी रक्षा मंत्री बन जाएंगे। ये थ्योरी चल रही है। हाँ नहीं, ये सोशल मीडिया पर तो लोग खूब चकल्लस कर रहे हैं कई बातों को लेकर के, क्योंकि नाम ऑनेस्टली किसी को नहीं मालूम। अभी तो 2 दिन तो हुए नहीं इस्तीफा हुए, ठीक है। तो अभी हो गया कि ना साहब यहाँ से, हाँ कि राजनाथ जी यहाँ जाएंगे और हाँ ये कि भी राजनाथ सिंह जी को योगी जी जो कद है तो उपराष्ट्रपति बनेंगे, और योगी जी का भी बड़ा कद है तो वो भी सीसीएस में आएंगे। तो फिर उनको फिर अब रक्षा मंत्री खाली होगा तो रक्षा मंत्री के रूप में जिम्मेदारी दे देंगे। ये एक तरह की चर्चा है, मतलब तमाम तरह के जो गुणाभाग राजनीति में होते हैं, किसको कहाँ बिठाना है, क्या करना है, तो उसमें एक ये गुणाभाग ये भी चल रहा है भारतीय राजनीति के अंदर। तो बीजेपी ने कुछ सोच लिया है कि 27 में मतलब कुछ तूफानी करना है? नहीं, मुझे अगर ये थ्योरी सच है तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की राजनीति ऐसी रही, वो तो गुजरात से तूफानी करते आए, उस तूफान का परिणाम है को दिल्ली में भी तूफान बनकर आए थे पूरे एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ। आप इस थ्योरी को सीरियसली लेते हैं? देखिए मैं किसी भी थ्योरी को मतलब नजरअंदाज नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के लिए कुछ भी संभव है राजनीति में, मतलब वो आउट ऑफ बॉक्स सोचने वाले, और जहां कोई नहीं सोचता। भाई कोई सोच सकता था कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव बन जाएंगे, राजस्थान में भजनलाल बन जाएंगे, कल्पना नहीं थी किसी को कि भजनलाल मुख्यमंत्री बनेंगे, सीधे मुख्यमंत्री बना दिया। मोहन यादव को सीधे आपने मुख्यमंत्री बना दिया। योगी शिवराज जी नहीं है? नहीं, लेकिन मोदी शाह तो मोदी शाह है ना। आप ये भी तो देखिए, उनकी राजनीति को आप देखिए। योगी जी को बहुत टान के बैठे हैं। ये बात सही है कि कोई भी कुछ भी खबर चला रहा है, थ्योरी चला रहा है। कांग्रेस भी कुछ भी चला रही है। अब से कुछ एक मतलब पिछले साल तक तो वो जो धनखड़ जी हैं उनको के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव लेके आए थे। आज कह रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। उनको मनाओ कि इस्तीफा ना दें। पहले कह रहे थे कि अच्छा जाते कब हो। कांग्रेस ये भी कह रही थी कि भाई ये बिल्कुल पार्टीशन है, एक बीजेपी की राय लेते हैं। अब उनको बीजेपी और उसमें कुछ तकरार हो गई है। तो तरह तरह की थ्योरीज हैं, ऐसा नहीं है कि। और ये भी कहा जा रहा है कि अच्छा नीतीश जी को निपटाने के लिए उनको यहाँ पे जो है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, जिसको बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ फिट नहीं मान रहे हैं, वो उनको वाइस प्रेसिडेंट के लिए फिट मानेंगे। तो बड़ी सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारा कुछ चल रहा है। तो बहुत ये भी बड़ी मजेदार बात है कि सरकार में, मतलब ये ऐसी सरकार, इससे पहले जितनी सरकारें हुई उसमें ज्यादातर इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। ये एक ऐसी सरकार है जिसमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो उसमें फिर बहुत सारी थ्योरीज फ्लोट होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। अब धनखड़ जी के लिए क्या बातें नहीं हो रही हैं कि वो विदेश यात्राओं में क्या करते हैं। मैं भी आता हूं सर उस पर, वो एक इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अब इन्होंने जिस थ्योरी का ऐसी थ्योरी फेंक दी है, तो मतलब उस पर अब, और उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है सरोज जी। मतलब अभी पार्टी से अगर बुलाया जाता है किसी सीएम को या किसी बड़े नेता को प्रदेश से, तो वो बहुत खुश होता है कि अभी प्रदेश अध्यक्ष खाली तो शायद मुझे बुला रहे, या टेंशन में आता है। तो अभी उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता को बुलाया गया। अच्छा। तो उससे ज्योतिष से पूछा कि किस समय मिलने जाऊं मैं, मेरा समय कैसा चल रहा है, अभी मुझे मिलना चाहिए कि अवॉइड करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप जाओ, आपका समय ठीक चल रहा है। तो मतलब इतना तनाव गया कि दिल्ली से फोन आ गया, तो या तो खुश होते हैं कि भाई हो सकता है मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मुझे फोन आ जाए, या ये भी डर रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मुझे इस्तीफा देने के लिए कहा जा रहा है। अरे और योगी आदित्यनाथ तो एक ऐसी शख्सियत है ना कि जिस दिन से ये पद पर आए हैं उस दिन से इनके इर्द गिर्द जाने कितनी थ्योरीज जो है फ्लोट की जा चुकी हैं। इनकी दिल्ली से नहीं बनती है तो ये राइवल है, इनके अपने उप मुख्यमंत्रियों से अनबन रहती है, पार्टी जो है वो और मुख्यमंत्री सेम पेज पर नहीं है। तमाम तरीके की बातें हुई हैं। और जब ये चुनाव में यूपी में डिबेकल हुआ भारतीय जनता पार्टी के बाद, उसके बाद याद कीजिए, उसके बाद तो बहुत कुछ हुआ था। लखनऊ दिल्ली की बहुत दौड़ें भी लगी थी लोगों की। मगर ये मुझे कुछ मतलब कुछ ज्यादा ही स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन लगती है ये बात। राजनाथ जी के बारे में तो आप कल बता ही रहे थे खैर कि उनका तो नाम कहीं मतलब तक नहीं। जब हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने टॉप सोर्स से बाकायदा नाम रख के ही पूछा था कि क्या राजनाथ जी को वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे सोचा जा सकता है, सोचा जा रहा है। तो आया बिल्कुल नहीं, उन्होंने इस तरह की प्लानिंग तो बिल्कुल नहीं है। उसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि एक्टिव पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो राजनाथ जी अभी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। राजनाथ जी इस रूप में इन्वॉल्व हैं। और पिछले दिनों जैसे एक उदाहरण देखें मैं आपको बताऊँ कि जब पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जा रहा था फॉरेन में ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो आपको ध्यान होगा कि टीएमसी ने मना कर दिया था पठान को लेके।
अब टीएमसी का एक सांसद नहीं जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ना था सरकार को, बट एक अजीब सी चीज़ लगती है कि यार सर्वदलीय भेज रहे हैं तो कैसे एक टीएमसी का सांसद नहीं हो। और सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी मिली कि राजनाथ जी ने ममता बनर्जी से बात की, उसके बाद ममता बनर्जी तुरंत तैयार हुई, अभिषेक बनर्जी को भेजा गया। अच्छा। तो आपको ऐसे व्यक्ति की भी ज़रूरत पड़ती है कि कई बार आपको अपोजिशन में जब रीच आउट करना होता है तो वहाँ पर उस तरह का एक हैंड होना चाहिए। वो शख्स इस सरकार में राजनाथ जी फिलहाल राजनाथ जी नजर आ रहे हैं उस तरह की वो संगठन में भूमिका नहीं आ रही। बिहार में भी गए थे, बिहार में जब बैठक हुई तो गए, तो संगठन में भी उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग ली थी उन्होंने। हाँ, मतलब वो संगठन में भी उतनी भूमिका निभा रहे हैं, उतने ही एनर्जेटिक नजर आ रहे हैं। उस दिन भी आप देखें आउट ऑफ उस पिक्चर। दिन सौरभ सांसदों के जब सिग्नेचर भी कराया जा रहा था, जिस दिन इस्तीफा हुआ तो उनके कमरे में ही मैक्सिमम मीटिंग उनके कमरे में हो रही है, तो वो एकदम से नजर आ रहा है कि फुल्ली पॉलिटिकली एक्टिव। योगी आदित्यनाथ को लेकर जितनी स्पेकुलेशन एक बार फिर शुरू हुई, आपको लगता है इसमें कोई दम है? और एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो कि इन्फॉर्मेशन के तौर पे है कि जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया नहीं गया था, उन्होंने मिलने का समय मांगा था। अच्छा। और क्योंकि वो गाजियाबाद ऑलरेडी एक प्रोग्राम में आ रहे थे तो उस प्रोग्राम के संबंध में उन्होंने बताया। और आमतौर पर ऐसा होता है सौरभ कि जब मुख्यमंत्री आते हैं तो सभी बड़े नेताओं से मिलते हैं, एक बड़ा टाइम है उसमें सबसे बड़ा स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री का टाइम अगर मिल जाए तो उसके बाद मुख्यमंत्री के दफ्तर से कोई भी मुख्यमंत्री हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या दूसरे मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी ये बता दिया जाता है कि इस समय वहाँ पे मुलाकात है और आप लोग जब भी समय दें, तो उसके आसपास वो टाइम मिल जाता है। बाकी राज्यों के भी मुख्यमंत्री ऐसे ही मिलते हैं, जैसे भी उसके पहले आप देखें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो आए हुए थे, सबसे मिल के गए। क्योंकि उत्तर प्रदेश का मामला होता है तो अपने आप में उसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा चल जाती है। और वो चर्चा ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिगुफा रहता है सौरभ, एक बात तो है ही कि वो डिस्कशन चल रहा होता है सरकार में भी संगठन में भी। नहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनके कैंप को या उनके करीबियों को, बट योगी आदित्यनाथ के वेल विशर्स को, खास तौर पे वो जो कि एक्टिव रहते हैं मीडिया सोशल मीडिया पर, उनको ये लगता है कि योगी जी को लेकर के जानबूझकर ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरीज जो है फ्लोट होती है। वो तो दूर दूर तक सौरभ नहीं रहता है और मैक्सिमम ऐसी चीज़ें एकदम बेसलेस बकवास, और अपने ड्राइंग रूम में बैठ के कोई भी व्यक्ति कुछ सोच लेता है, ट्विटर पे लिख दिया, फेसबुक पे लिख दिया, अपना एक एजम्पशन बना लिया, इस तरह की चीज़ें होती हैं। जैसा कि मतलब आने के बारे में ही मैंने कहा कि बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि हाँ मुख्यमंत्री को दिल्ली तलब कर लिया गया, जबकि मैं ये बता रहा हूँ कि नहीं, उन्होंने बाकायदा टाइम मांगा था और टाइम मांगा था तो टाइम दिया गया। और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मिलते हैं, उसके पहले कई राज्यों के मंत्री हमेशा, और 35-40 दिन 50 दिन के भीतर आप देखेंगे कि राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली आते हैं, किसी न किसी मंत्रालय काम से संबंध में कोशिश उनकी ये रहती है कि बड़े नेताओं से मिलने। और प्रधानमंत्री के बारे में आपको बताऊं कि आमतौर पे होता है कि बड़े पद के व्यक्ति ये कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति हैं कि कोई भी मुख्यमंत्री जाए, कुछ भी जाए, तो लगातार इस बात के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि आप हमारे यहाँ समय लिया कीजिए, मैं एकदम समय दूंगा, आए तो मिलें, आए और मिलने के लिए आए और समय लें, और समय की कोई कमी नहीं है। मतलब मैंने किसी नेता के मुख्यमंत्री का नहीं सुना है कि वो प्रधानमंत्री के यहाँ बात करना चाह रहा हूँ या मुलाकात के लिए समय लेना चाह रहा हूँ, उधर से समय नहीं आया। अगर वो किसी नेता के पास या किसी व्यक्ति के पास फ़ोन नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो फ़ोन नहीं करना चाहते हैं। वो अगर नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो नहीं मिलना चाह रहे हैं, ये नहीं होता कि समय की कमी है। और कोई एक्सपीरियंस मैंने ऐसा नहीं सुना कि कोई मुख्यमंत्री ये बताए कि हमने पीएम के यहाँ बहुत दिनों से समय मांग रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा है। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का मैंने नहीं सुना है। गवर्नर जब मिलना चाहें, गवर्नर लोग भी मिलते रहते हैं। और जहां तक यूपी का सवाल है, अभी 1.5 साल बाद चुनाव होना है, बिल्कुल, वहां पर उस प्रदेश को क्यों कोई जो पार्टी जो है वो डिस्टर्ब करेगी। और योगी आदित्यनाथ के लिहाज से अगर आप बात करें सौरभ, तो उनके लिए एक कंसर्न ये रहा कि उनका जो चीफ सेक्रेटरी उनके उनका एक्सटेंशन वो चाहते हैं, ठीक है, तो वो उनका एक इशू निश्चित तौर पर रहा होगा जो बड़े जगह पे भी आके वो बताना चाहेंगे कि हाँ भाई इसलिए ज़रूरत है इनके। दूसरी तरफ इसमें कोई दो राय नहीं कि योगी आदित्यनाथ क्राउड पुलर हैं, वोट खींचते हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि योगी आदित्यनाथ को बनाया भी इन्हीं लोगों ने। जब बनाया गया था तो ऐसा नहीं था कि स्वाभाविक मुख्यमंत्री के तौर पे वो कोई पसंद रहे होंगे या कोई उनकी योग्यता वैसी थी, कुछ भी नहीं था। तो जिन लोगों ने उनको बनाया वो क्यों डिस्टेबलाइज, इन्हीं लोगों ने बनाया। तो जाहिर तौर पे हाँ, संगठन को लेकर हर राज्य में कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा बहुत ज़्यादा होती है कि समझा जा सकता है कि 80 सांसदों वाला राज्य है। जैसे अभी कर्नाटक बीजेपी की बात कर लें, वहाँ बहुत इशू है। वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष एलओपी में खूब तनातनी की बात करते हुए, मानो तनातनी इस हद तक है कि एक अगर बैठक बुला देता है, मान लीजिए वहाँ के एलओपी ने बैठक बुला दी, तो प्रदेश अध्यक्ष ने एक दूसरी बैठक बुलाई, इसलिए कहाँ मैं मिस कर गया स्टेट, कर्नाटक में। अच्छा, तो एक अगर एलओपी ने एक बैठक बुला ली तो प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक एक बुलाई इसलिए कि उस बैठक में ये कहा गया कि उस बैठक में नहीं जाना है, एलओपी वाली बैठक में। येदियुरप्पा के बेटे प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ पे बहुत ज्यादा वो रिपोर्ट नहीं होगा। तो उत्तर प्रदेश पे क्योंकि सबकी ज्यादा नजर रहती है और एक
गर्मा मैं आपको बताऊं ये यूपी की बात ज्यादा क्यों हो रही है कि एक तो बीजेपी का अध्यक्ष का चुनाव अभी बाकी है और उसमें एक नाम जो है अब कितना गंभीर है वो तो आप लोग बताएं। केशव मौर्य का हम लोगों ने ये सुना कि भाई जो भी प्रोबेबल नेम्स है उसमें एक नाम उनका भी है। अब केशव मौर्य का नाम अगर कंसिडर हो रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए तो ये यूपी में तो फिर बड़ा मुद्दा है और योगी जी के लिए भी बड़ा मुद्दा है। इसीलिए मुझे लगता है ये बातें जो है फिर ज्यादा मसाले के साथ जो है पेश की जाती है। देखिए, एक तो अध्यक्ष के नाम पर कोई सहमति नहीं हो पाई है, ये तो देवेंद्र भी बता रहे थे। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के बारे में जितना मैं जानता हूं और जितना मैं संगठन को पहचानता हूं उसमें योगी आदित्यनाथ बीजेपी और आरएसएस दोनों की ही स्कीम ऑफ थिंग्स में काफी प्रोमिनेंट है। अब वो कब क्या उनसे किस पद पे उनको लेके आएंगे, कब लेके आएंगे, ये अलग बात है, लेकिन he has a very prominent role in BJP and RSS scheme of things. So अब ये देखना होगा हमें कि कब क्या कहाँ उनको किस तरह से इस्तेमाल होता है। और ये भी बात सही है कि उत्तर प्रदेश में अभी क्यों जो है वो हिलाना चाहेंगे सारा कुछ। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल साफ है। और थ्योरीज और के सेंटर की केंद्र के कुछ नेताओं की योगी आदित्यनाथ से नहीं बनती है, केशव प्रसाद मौर्य की योगी आदित्यनाथ से नहीं बनती, ये सारी जो थ्योरीज हैं ये थ्योरीज तक हैं। छोटा मोटा हर जगह होता है, जैसे देवेंद्र भी कह रहे थे कि ऐसे तो राजस्थान में बहुत कुछ है। छोटा मोटा ही है राजस्थान में भी बहुत कुछ है ना। राजस्थान में भी इस तरह की चीजें हैं, मध्य प्रदेश में भी इस तरह की चीजें हैं बीजेपी में। तो ऐसा थोड़ा कि बाकी जगह नहीं। यूपी से आप किसी को भी लेके आइए, योगी आदित्यनाथ के लिए तनाव की बात रहेगी। आप केशव प्रसाद मौर्य को ले आएंगे तो टेंशन की बात होगी। आप सुनील बंसल को अगर बना देंगे तो भी योगी आदित्यनाथ की टेंशन क्यों नहीं हो पा रहा डिसाइड बीजेपी का अध्यक्ष? देखिए, मुझे लग रहा है इस बार निश्चित रूप से अगर आप भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखें तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मतलब जनार्दन कृष्णमूर्ति तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, अटल जी की सरकार थी, उन्होंने कहा कि भाई मुझे मंत्री बनना है, अटल जी का अध्यक्ष पद छोड़िए। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि भाई आप 1 साल तक केंद्र में मंत्री भी हो और अध्यक्ष भी पार्टी के बने हुए हो, और अभी तक कोई संभावना नजर नहीं आ रही। तो निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि जिसे प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी का संगठन के शीर्ष नेतृत्व चाह रहा होगा, संघ ने अभी सहमति नहीं दी होगी या संघ जिसको चाहते होंगे, मुझे लग रहा है उस पर शीर्ष नेतृत्व की सहमति नहीं होगी। आप ऐसे थर्ड पर्सन में क्यों बात कर रहे हो? आपको तो मालूम होगा ना कि कौन किसके नाम पर नहीं सहमत हो रहा। नहीं, अब दोनों एक दूसरे के नाम पे सहमत नहीं हो रही है। मुझे लग रहा है कि अभी दोनों की सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन मामला जरूर पेचीदा है, वरना इतना लंबा समय नहीं। कौन है? देखिए, संघ की तो कई पसंद हो सकती है। मतलब संघ का ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति को लेकर संघ कभी नहीं हटता, किसी व्यक्ति को लेकर कि इसे ही बनाना होगा। लेकिन संघ ये कह सकता है कि भाई जिस तरीके से मतलब पार्टी अभी तक चल रही है, जिस तरीके से हो रहा है, संघ सोच रहा हो कि 2029 के समय, भाई अब मोदी जी कभी 80 साल हो जाएंगे, तो 2029 के समय भारतीय जनता पार्टी को तैयार करना, तो युवा नेतृत्व आए। संघ चाहता होगा कि राम माधव को वापस भारतीय जनता पार्टी में भेजा जाए, फिर महासचिव बना के भेजा जाता है या किस रूप में भेजा जाता है, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बना के भेजा जाता है। कुछ और लोग होंगे जिनके पास संघ को लगता होगा कि भाई इन्हें प्रमोट किया जाए, प्रदेश से लाके दिल्ली में लाया जाए। तो संघ ने अपना प्रस्ताव दिया होगा, पार्टी को लग रहा होगा कि फिलहाल की राजनीतिक परिस्थितियों में उन्हें जिम्मेदारी देने की स्थिति नहीं है। हम तो अभी विचार विमर्श हो रहा होगा। मैं क्योंकि कह रहा था वैकेंसी क्रिएट होगी क्या आगे, और इस्तीफे हो सकते हैं क्या। बहुत सारे हमने मंत्रियों के नाम चलते हुए देखे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, या धर्मेंद्र प्रधान जी का नाम हो, भूपेन्द्र यादव जी का नाम हो, शिवराज सिंह चौहान, खट्टर जी का नाम है। प्रोमिनेंट नाम जो थे वो मंत्रियों के ही चल रहे थे। इसमें कोई दो राय नहीं सौरभ की। जो पहले हम लोगों ने बात की थी कि जिन 6 नामों को लेकर हम लोगों ने बात की थी, उस 6 में तो 5 तो केंद्रीय मंत्री थे और उस नामों पे वाकई गंभीर लेवल पे चर्चा हुई थी और उन सारे नामों पे हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि जैसे धर्मेंद्र प्रधान की बात कर लें, भूपेन्द्र यादव की बात कर लें, मनोहर लाल खट्टर की बात कर लें, शिवराज सिंह चौहान की बात कर लें, इस तरह के नामों में ऐसा नहीं था कि सिर्फ काइट फ्लाइंग हो रहा था। इन नामों को लेकर बहुत गंभीर मंथन है। शिवराज सिंह चौहान की योग्यता के हिसाब से देखिए तो बहुत गजब के, धर्मेंद्र प्रधान का अपना प्रोफाइल देखिए तो उसमें तमाम तर्क, भूपेन्द्र यादव का अपना प्रोफाइल देखिए तो बहुत सारे तमाम तर्क, मनोहर लाल खट्टर के बारे में तर्क कम थे लेकिन थे। निर्मला सीतारमण की जस्ट चर्चा थी, चर्चा से इसमें बहुत ज़्यादा मैंने सुना कुछ लोगों से कि संघ जो है वो वुड बी वेरी हैप्पी अगर शिवराज जी बन जाए, ऐसा है? हाँ, इसमें मतलब शिवराज सिंह चौहान के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे अगर प्रोफाइल को देखें तो आपको तो उसमें कोई कमी ही नजर नहीं आएगी ना। मतलब उस तरह के प्रोफाइल का व्यक्ति और संगठन में उस तरह से रहा हुआ व्यक्ति, इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, तो उनमें तो कोई कमी नजर नहीं आएगी। मसला ये होता है कि ज़रूरत संगठन में ज़्यादा है या सरकार में, जैसे कृषि मंत्री के तौर पर वो जो काम कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा है, वो सिर्फ है। पर अदरवाइज शिवराज सिंह चौहान की योग्यता का तो मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह समस्या भी है ना, शिवराज सिंह चौहान सरकार में बेहतर कर रहे हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान अध्यक्ष बनेंगे तो जिस तरीके से अमित शाह जी भूपेन्द्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान के साथ डील करेंगे उस तरीके से शिवराज सिंह के साथ नहीं कर सकते। शिवराज सिंह चौहान का राजनीति में अमित शाह से बहुत बड़ा है।
ठीक है, अमित शाह जी आज पार्टी के बड़े नेता है, लेकिन उस तरीके से वो डिक्टेट नहीं कर सकते शिवराज सिंह चौहान को, जिस तरीके से भूपेन यादव नहीं कर सकते, जिस तरीके से भूपेन यादव को कर उस तरह देंगे। का वास्ट एक्सपीरियंस का व्यक्ति, इतनी बार सांसद रहा, मुख्यमंत्री, बीजेपी युवा मोर्चा का राष्ट्रीय 91 में सांसद बन गए थे, 1990 में विधायक बन गए थे, और उस तरह का एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति कार्यकर्ताओं के भीतर ऐसा कनेक्ट है, तो वो तो अपने आप में कंसिडरेशंस बहुत सारी होंगी। ये भी होगी कि पार्टी की प्रायोरिटीज क्या हैं, क्या दक्षिण भारत जो है वो बीजेपी की प्रायोरिटी है, क्या महिला अध्यक्ष होने से उन्हें कोई सिग्नल देने में आसानी होगी। तो बहुत सारी ये चीज़ें भी पार्टी में और संगठन में देखी जाती हैं कि आखिर उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, लोगों के पास क्या सिग्नल जाए। और कई बार ये जो प्रायोरिटीज तय की जाती है ना, ये कई बार मेरिट देख के होती हैं, और कई बार दूसरे का रास्ता काटना है तो उसके लिए भी इन तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है। मान लीजिए किसी के एक नाम को बहुत आगे पुश किया जाए और दूसरा वर्ग ये चाह रहा है कि नहीं, इसको नहीं बनने देना है, तो एक नई थ्योरी दे दी जाएगी, कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट नहीं, एक नई थ्योरी दे दी जाएगी। जैसे मान लीजिए साउथ वाले, मान लीजिए नॉर्थ से कोई एक ऐसा नाम हो इस पर दूसरे को पसंद ना हो, तो अचानक नई थ्योरी आएगी कि साउथ में एक्सपेंशन है, पार्टी का एक्सपेंशन करना बहुत जरूरी है, इस तरह के नाम को लेकर आया जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अलग अलग थ्योरी बीजेपी में खूब चलता है, और ये सौरभ सबूत है इस बात का कि आप बीजेपी को बहुत नजदीक से देखिए तो बाकी सारी पार्टियों की तुलना में लेफ्ट में जरूर वो है डेमोक्रेसी, तो लेफ्ट तो अब अस्तित्व ही लगभग ना के बराबर है। बीजेपी में चीजें बाहर से जैसी लगती हैं वैसा नहीं है, बहुत हद तक डेमोक्रेटिक ढांचा है। लेकिन वो मान लिया, लेकिन ये तो बड़ा साफ दिख रहा है ना कि संघ की पसंद इधर सरकार को मंजूर नहीं है, या पार्टी को, और पार्टी की पसंद जो है वो संघ को मंजूर देखिए इसको इस तरह से कहिए, इसके अलावा कोई और वजह नहीं हो सकती कि एक नाम पे कोई सहमति नहीं हो सकती। दो चीजें लेके चल रहा है संघ, सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर नहीं अड़ा हुआ है, मतलब जो कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पसंद का बन जाए या जिसको हम नाम भेजा है उसे केंद्रीय नेतृत्व स्वीकार करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे। संघ पूरा ये भी चाह रहा है कि भाई आने वाले समय टीम कैसी होगी आपकी, कौन कौन महासचिव होने वाले हैं, राज्य में किसको प्रभारी भेजा जाएगा, मतलब संघ आगे तो की बदलाव इतने बड़े पैमाने हाँ, पर वैसे कोई अध्यक्ष आता है तो वो टीम बदलता है, बदलता ही है। तो संघ अब ये भी तैयार कर रहा है कि जैसे बीएल संतोष संगठन महामंत्री राष्ट्रीय संगठन के, तो उनके अंदर डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन कौन बनेगा, तो भाई शिव प्रसाद जी लंबे समय से, वी सतीश लंबे समय से, तो अब नई टीम संघ भेजेगा, कुछ नए प्रचारक संघ के जनरल सेक्रेटरी बन के आ सकते हैं, जिससे राम माधव बनकर आए थे। ठीक, ये हो गई बात पार्टी अध्यक्ष की, यूपी वाली थ्योरी की हम लोगों ने बात कर ली है। किसी एक नाम पर आप लोग कोई सुन रहे हैं चर्चा क्या वीपी को लेकर के, कि मतलब अब क्योंकि कोई नाम प्रोमिनेंटली कोई नाम फ्लोट हो रहा हो? और नहीं, किसी एक नाम को लेके नहीं है, लेकिन बस ये है कि अलग अलग तरीके से लोग गेस कर रहे हैं। समझा भी जा सकता है कि परसों का ही मामला है, प्रधानमंत्री उसके बाद इंग्लैंड मतलब मालदीव इंग्लैंड सब दौरे पे चले गए, तो जब तक टॉप लीडरशिप बैठे ना, और आज एक बड़े सोर्स ने हमें ये कहा कि मैंने स्पेसिफिक पूछा कि सर 4 या 5 नाम बता दीजिए अगर उतना आप लोगों ने शॉर्टलिस्ट कर लिया हो, तो उनका ये कहना था कि 4 या 5 नाम चुनाव की तारीख, चुनाव में जब नॉमिनेशन कराना है उसके 2 या 3 दिन पहले 4 या 5 नाम रहेंगे, और 24 घंटा पहले एक नाम उसमें से आएगा, उसके बाद सार्वजनिक किया जाएगा। इस तरह की स्थिति होगी, मतलब इतना पहले नहीं पता चर्चाएं तो करेंगे ही ना, तब तक ऐसा थोड़ी हो सकता है कि चुनाव से 4 दिन पहले तक चर्चा ही ना करें। नहीं, आप फिर ये कह रहे हैं जैसे जो अगले सप्ताह में जब डेट आएगा इलेक्शन का, तो उस डेट से 2 या 3 दिन पहले 4 या 5 नाम पे चर्चा शुरू होगा, और तारीख के अनाउंसमेंट इलेक्शन के डेट आने से। मुझे लगा आप कह रहे हैं एक्चुअल चुनाव से पहले। इलेक्शन का डेट। ओके, आपके पास कोई नाम आया? नहीं, मैं कोई गेस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी नाम बोलेंगे तो वो तो जरूर नहीं होगा। तो देखिए कई सारे ये इसमें चर्चा में सारे लोग शामिल होते हैं, सिर्फ बीजेपी शामिल नहीं है इस चर्चा में, संघ के लोग भी शामिल होंगे, वीपी के सिलेक्शन में सब तरह की उसमें चर्चाओं में आपस में चर्चा होती है कि इस नाम को लेकर उनके क्या विचार हैं, बीजेपी के क्या विचार हैं, ये सारी चर्चाएं होंगी। अब मुझे फिर अच्छा ये बता दीजिए, लोग कह रहे हैं कि जगदीप धनखड़ अगले सत्यपाल मलिक होंगे, कहने का मतलब भाई ये भी थ्योरी है। हाँ, ये भी थ्योरी है, ये भी कहा जा रहा है दोनों जाट हैं। नहीं, और मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। सत्यपाल मलिक को क्या नहीं मिला? जम्मू कश्मीर जैसे राज्य का आपने उनको एलजी बनाया, वो इतने खिलाफ बातें करते थे, और अनर्गल बातें, अनर्गल शब्द मैं जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि एक बात पर तो उन्होंने खुद ये बोला है कि मैंने झूठ बोला था, होम मिनिस्टर के बारे में कुछ उन्होंने बाद में कह दिया था, फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं वो बात गलत थी, मैंने गलत बात बोली थी, तो इसीलिए तो वो उस हद तक चले गए। अरे भाई, तो ये आदमी जगदीप धनखड़ साहब जो हैं, इनके लिए तो क्या क्या बातें नहीं कही जा रही हैं, आप 2 दिन से उठा करके देखिए क्या चर्चाएं नहीं है, और वो सच होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, मगर आप किसी व्यक्ति के बारे में अगर अंदरूनी बातें निकाल करके बताओगे तो कभी ना कभी तो ही विल पे यू बैक इन द सेम कॉइन ना। मानते हैं? एक चीज बताइए ना, इस बहुत सारी बातें हो रही है, थ्योरीज है ना। अब ये कहा जा रहा है कि अच्छा बाहर से जो लोग बीजेपी में आए थे वो टिक नहीं पाते हैं, जेडी खासतौर से जनता दल से जो आए थे, फिर नाम गिनवाए जाते हैं उसको लेकर जनता दल के कि कौन कौन लोग आए थे,
और किस तरह से उसको पार्टी ने रिजेक्ट किया। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं। मैं यही कह रहा हूँ ना, जब कोई इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद इसी तरह की थ्योरीज निकाली जाती हैं। ये बात भी आपको ये ठीक लगा, जैसे मतलब अखबार में छपी हुई थी आज कि भाई विदेश दौरे पे गए तो कहा मुझे राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल क्यों नहीं मिलता, मुझे प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे गए तो उन्होंने पर्टिकुलर ये मांगा कि ये छपा है कि ये मांगा कि मुझे इतना बड़ा स्वीट चाहिए, स्वीट चाहिए बड़ा, मेरा ईरान में गए थे, वो ऐसा होना चाहिए। रईसी के उसमें फेडरल में स्टेट गेस्ट के तौर पे इधर से मतलब भेजा गया था अटेंडेंट के तौर पे, और वहाँ पर उन्होंने ये डिमांड की थी। लेकिन एक चीज़ मैं सौरभ आपको बताऊँ कि पहली बात तो ये कि इस्तीफे के बाद से टॉप लेवल की अगर बात कर लें सरकार या बीजेपी के टॉप लेवल की, तो एक भी लेवल से कहीं से सोर्सेज के मार्फत भी ये इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं आया है, ठीक। और बहुत ट्राई किया गया है, सबने ट्राई किया है। दूसरी चीज़ कि जिन चीज़ों को हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि रहस्य कोई ऐसा था जो अभी पता चला है। अगर पार्लियामेंटेरियन से अगर आप बात करें, वो आपको लगातार इस बात को बताएंगे। लोकसभा या राज्यसभा के सचिवालय के अधिकारियों से बात करें, वो बताएंगे। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से बात करें तो वो ये बताएंगे कि हाँ ऐसा होता है, बताते रहे हैं पहले से। चीज़ें वो रिपोर्ट नहीं होती थी, क्योंकि आमतौर पे उपराष्ट्रपति के बारे में इस तरह की चीज़, मान लीजिए कोई प्रोटोकॉल को लेकर बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा हो तो आप रिपोर्ट कैसे कीजिएगा? मतलब क्या सोच के आपको रिपोर्ट करना है? मतलब संवैधानिक पद है, कायदे में तो सब कुछ रिपोर्ट होना चाहिए। नहीं, अगर आप बोलें, कोई रिकॉर्ड पे आके कुछ बोले, कुछ ये करे तो उस कंडीशन हो जाता है, तो प्रासंगिकता होती है। बिल्कुल ठीक बात। अभी प्रासंगिकता इस लिहाज से है कि क्योंकि इस्तीफा हुआ है तो उसके पीछे सारी चीजों की वजह पे अनुमान लगाया जा रहा है कि हाँ ये जगदीप, मैंने सवाल ये किया था क्या जगदीप धनखड़ सत्यपाल मलिक होंगे? देवेंद्र जी जैसे बोल रहे हैं कि कोई भी सरकार की तरफ से कुछ नहीं बोला गया, तो धनखड़ की तरफ से भी कुछ नहीं बोला गया। नहीं, तो धनखड़ जी तो यही मान रहे होंगे ना कि मेरे बारे में खबरें फ्लोट की प्लांट की जा रही हैं। उनको एकदम ये लग रहा होगा कि हाँ, उनको एकदम ये लग रहा होगा कि हमारे बारे में ये बताया जा रहा है। लेकिन उनसे इर्द गिर्द वाले जो उनके लोग हैं, मुझे लगता है कि उनको ये जरूर पता होगा, क्योंकि ये बातें पार्लियामेंट में सौरभ रेगुलर होती थी। ऐसा नहीं है कि अभी शुरू हो गई हैं। जैसे मान लीजिए कि आप संसद टीवी की मीटिंग आप बुला लें और उस मीटिंग में बुला के इस तरह से कहिएगा कि संसद टीवी का बॉस कौन, जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़। खैर उसमें बहुत अब ये बातें तो सब लोग जानेंगे ना, बाहर जाएंगे। अच्छा कि आपने याद दिला दिया, मैं भूल गया था। ये राहुल महाजन जी जो हैं, ये राज्यसभा टीवी के एडिटर इन चीफ रहे हुए हैं। कौन सी ईयर में सर? मैं 2018 से। तो उस टाइम कौन थे वीपी? उस समय वेंकैया नायडू थे। हाँ, पर देखिए ये कोई धनखड़ सेंट्रिक मैं इसे नहीं मानता हूँ। जो भी राज्यसभा, जैसे तब भी, अब ये बातें बहुत सारी हैं लेकिन कुछ बता देता हूँ कि जब वहाँ पे भी ये बात होती थी कि वाइस प्रेसिडेंट को इतना दिखाया जा रहा है। क्यों दिखाया जा रहा है? राज्यसभा बहुत लोगों को किसको प्रॉब्लम हो रही थी? बहुत सारे लोगों को होती थी। अरे कोई तो एक तो इसी तरह से लोकसभा में होता था, लोकसभा टीवी में, कि किसी को इतना क्यों दिखाया जा रहा है। जब दोनों को ज्वाइन होके वो संसद टीवी हो गया तो भी ये टसल जारी रहा कि जो है वाइस प्रेसिडेंट को ज़्यादा दिखाया जाए कि जो स्पीकर, लोकसभा स्पीकर को ज़्यादा दिखाया जाए। ये भी टसल चलता रहा। तो ये बहुत कुछ जो है वो नॉर्मल वे में चलता रहा। ओपन होता है ये, ऐसा नहीं है कोई रहस्य रहता है, सब कोई बात कर रहे होते हैं। जगदीप धनखड़ का जो आप बोल रहे हैं ना कि सत्यपाल मलिक बनेंगे, मुझे इसकी संभावना बहुत कम नजर आती है कि वो इस तरीके से ये नहीं बोलेंगे। उनका दूसरा रीजन भी है, क्योंकि जो दोनों ब्रदर है, छोटे भाई जो है रणदीप धनखड़ और कुलदीप धनखड़, वो दोनों राजस्थान की बड़ी राजनीति करते हैं। एक तो अशोक गहलोत का राइट हैंड है रणदीप धनखड़, उसको चेयरमैन भी अशोक गहलोत ने बनाया था, बहुत क्लोज है अशोक गहलोत का। और दूसरा छोटा भाई जो कुलदीप धनखड़, वो बड़ा बिल्डर है राजस्थान का। तो कहा यह जाता है कि भाई जब ये गवर्नर थे या बाद में जब बीजेपी की पार्टी पॉलिटिक्स में बहुत प्रभावशाली बने, उपराष्ट्रपति बने, तो उन्होंने राजस्थान की राजनीति में बहुत हस्तक्षेप किया, मतलब नहीं, व्यवसायिक इसमें। और अब उनके जो व्यवसायिक हित है उनके परिवार के वहां पे, उसके कारण वो सरकार के खिलाफ मुझे नहीं लगता कि मे भी, मगर वो जिस किस्म की पर्सनालिटी हैं, इमोशनल आदमी और बिल्कुल थोड़ा सा लकीर से आगे चले जाने वाले। अलग हिसाब से सौरभ देखिए कि उनको तो ये लगेगा ना कि बंगाल के गवर्नर के तौर पर रहते हुए जो कुछ मैंने किया, उसके बाद हमें उपराष्ट्रपति बनाया गया, मतलब मेरी पर्सनैलिटी, मेरे काम करने का तरीका, सब कुछ आपको पता था। और अब ऐसे चीज में जब इमोशनली ड्रिवन व्यक्ति हैं जो कि नजर आता है, तो उस कंडीशन में इतनी सारी चीजें चल रही हैं, तो आज नहीं तो कल वो गुबार फटेगा और वो भी बहुत सारी चीजें कहेंगे। आप मानते हैं इस बात? बिल्कुल मानता हूं, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं। इसमें थोड़ा सा ऐड करना ये चाहूंगा कि वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, एक्सीडेंटल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुक आ सकती है 1 साल बाद, जिसमें वो अपना पूरा अनुभव लिख दे। एक वाइस प्रेसिडेंट जो है ना, ज्यादातर अगर आपने इससे पहले के वाइस प्रेसिडेंट देखे होंगे तो धनखड़ उस मामले में काफी डिफरेंट थे। वो पॉलिटिकल बयानबाजी करते थे वाइस प्रेसिडेंट होते हुए। ज्यादातर जब वाइस प्रेसिडेंट, जैसे वेंकैया जी जब वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे, वेंकैया नायडू, तो वो इस तरह से बचते थे, इस तरह की पॉलिटिकल कोई बयानबाजी। ऐसे बयान तो किसी वीपी ने नहीं दी। तो ये पॉलिटिकल बयानबाजी जो है वो धनखड़ का एक
मतलब रहा है कि वो उस तरह की बयानबाजी करते हैं, चाहे किसानों का मुद्दा हो, अब चाहे किसानों वाले मुद्दे जुडिशरी का हो। पे सौरभ मैं आपको बताऊं कि उस प्रोग्राम में ICAR का प्रोग्राम था। शिवराज सिंह चौहान से जो ये कृषि मंत्री हैं उनसे संस्थान वालों ने पूछा कि किसको बुलाया जाए। उन्होंने राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति में से उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति को बुलाया जाए। उनके आप प्रोग्राम में गए हैं, ऐसा भी नहीं कि कोई किसानों का सम्मेलन है। और 100 साल पूरा होने पे जिस संस्था के प्रोग्राम में आप जाते हैं, जाहिर तौर पे इतने खुशी के मौके पे कुछ अच्छी बात आप करेंगे। वो डांटने लगे, वहां पे आपने बैंड बजाया तो जो लोग वहां मौजूद थे वो बहुत हतोत्साहित थे। तो वो ऑफिसर हैं किसी जगह से, किसी एक चीज और चल रही है देवेंद्र इसमें कि भाई जाट समाज बड़ा नाराज है कि भाई आपने पहले सत्यपाल मलिक के साथ उनको आपने ठंडे बक्से में डाला, फिर अब जगदीप धनखड़ का हो गया, एक चौधरी वो आए थे बीजेपी में कांग्रेस से, फिर चले गए वापस वो। तो देखिए एक चीज़ है सौरभ की जाटों के साथ अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ा स्टेट हरियाणा में जाटों के लिहाज से, तो वहाँ पर अगर बीजेपी के पॉलिटिक्स के लिहाज से देखें तो जाट तो हमेशा से ही नाराज ही रहते हैं, मतलब ये लोग कुछ भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समय के हिसाब से कभी ठीक हो जाता है, कभी कुछ और बदल जाता है। और राजस्थान के हिसाब से अगर देखें तो वहाँ पे इशू रहता है। तो ये इशू रहता है। हालांकि एक चीज़ इसमें मैं आपको बताऊं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये जाट समझ के मतलब कुछ ऐसा हो सकता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे बताऊं आपको कि हनुमान बेनीवाल सांसद हैं, जाट सांसद हैं, राजस्थान के सांसद हैं, RLP के। ऐसा भी नहीं है कि वो NDA के सांसद हैं कि किसी मर्यादा में, दलीय मर्यादा में बोल रहे हों। उनसे ज़्यादा खुश व्यक्ति अभी आपको कोई नहीं मिलेगा जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद। और वो इस्तीफे की वजह, जैसे उनकी खुशी की वजह भी है कि क्योंकि ज्योति मिर्धा के बहुत करीबी हैं धनखड़, ज्योति मिर्धा को उनके क्षेत्र में प्रमोट करते रहते हैं, वो ज्योति मिर्धा के दूर विरोधी हैं, तो गदगद थे एकदम। वो ये मानते हैं कि अरे ये तो जाट ही नहीं है, वो 50 तरह की चीज़ें वो बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जाट वर्सेस कोई और मामला हो। हाँ, प्रोजेक्शन ज़रूर ऐसा हो जाता है, या दबाव बनाने के लिए बीजेपी के जो अपोनेंट वाले लोग हैं वो इस तरह का पोजीशन करेंगे। ग्राउंड रियलिटी ऐसा होता है। बीजेपी में एक से एक है जो जाट नेता है। अरे वैसे हमने वाइस प्रेसिडेंट के लिए इतने नामों की चर्चा कल भी की, आज भी कुछ नाम, एक नाम यानी जो चेहरा सबसे ऊपर है इनका रह गया। तो मैंने तो इनका भी मुझे नहीं लगता थ्योरी चलती हुई देखी। नड्डा जी की, JP नड्डा जी की संभावना कम है। नड्डा जी की भी एज भी बहुत ज्यादा नहीं है। पर नड्डा जी को आप वाइस प्रेसिडेंट में क्यों देखते हैं? आप हिमाचल के CM के तौर पर नेक्स्ट क्यों नहीं देखते? मतलब हम थ्योरीज की बात कर रहे हैं। थ्योरीज यही बोल रहा हूँ कि ये ज्यादा बड़ी थ्योरी है कि हिमाचल में CM उनको बनाया जा सकता है नेक्स्ट उसमें जब जीतेंगे तो खैर अलग अलग बातें। बीजेपी तो अपना CM अभी बना लेना चाह रही थी, वो तो सरकार गिरी नहीं वहां वो गड़बड़ हो गई। संगठन को लेके और संसदीय कार्य को लेके भी बहुत पोटेंशियल बाकी है, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व भी है। तो मुझे लगता है कि पार्टी अभी इसी रूप में उनका इस्तेमाल करना चाहेगी। नाम के हिसाब से कल सौरभ जैसे जो बात हो रही थी कि बीजेपी संगठन का ही और उस तरह की विचारधारा वाला व्यक्ति शायद इस बार हो, क्योंकि वो इस परसेप्शन से हम लोग भी बात कर रहे थे कि धनखड़ के बाद शायद पार्टी वैसा सेफ वो करे। बट आज मुझे बड़े व्यक्ति ने कहा जो कि संगठन के खांटी व्यक्ति हैं, उनका ये कहना था कि अगर इस तरह की थ्योरी अगर आप सोच रहे हो तो एक बात बताओ, आरिफ मोहम्मद खान क्यों नहीं और आरिफ मोहम्मद खान क्यों, दोनों ही केस है। हमने तो चर्चा की उनके नाम के, आरिफ मोहम्मद क्यों। हाँ, तो उस कंडीशन बोले कि अगर उस नाम को आगे कर दिया जाए तो किस मुझसे ये लोग कितना अपोज करेंगे पोजीशन वाले। तो उनका ये कहना था कि एकदम से ये ओपन है। ये बीजेपी के सीनियर आदमी ने आपको पूछा बहुत, वो नाम ऐसा है कि अगर नाम मैं ऑन रिकॉर्ड कह दूं तो लोग अच्छा उनका ऐसा सोचना है, मतलब मामला तो गंभीर होगा। आरिफ मोहम्मद खान बड़ा नाम, और साथ साथ वो ये कह रहे थे कि क्या हर्ज क्या है? नहीं कोई हर्ज नहीं। उन्होंने पूछा कि बताओ इसमें हमें क्या दिक्कत है, अपने आप कंडक्ट भी बहुत अच्छा किया उन्होंने, हर तरीके से उनका सारा कुछ सही बैठता है। तो ये एकदम से ओपन केस है। अभी एक दूसरा नाम जो चलता है कि जो आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि क्योंकि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल LG मनोज सिन्हा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनका ये कहना था कि अगर उस नाम पे भी बात कर लें तो क्यों नहीं, मंत्री क्यों नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर क्यों नहीं। तो एकदम से ओपन, वही मैं कह रहा हूँ कि एकदम से ओपन वाला केस है उसमें आप। चलिए, तो कुछ अफवाहों पे, कुछ कयासों पे चर्चाएं हुई हैं आज हमारी, कुछ नामों पे भी बातें हुई हैं। अब देखिए ये इतना तो है, आप लोगों ने आज कुछ अफवाहें तो कत्ल की हैं जो जरूरी भी थी। लेकिन सबसे शानदार इनका है कि बहुत सारे छत्रपों को राज्यों के बड़े छत्रपों को हिलाया जा सकता है। आज कुछ अफवाह खत्म हुई है, कल कहीं नई अफवाह आ जाएगी। फिर उसको देखेंगे। बहुत शुक्रिया समीर जी, राहुल जी बहुत शुक्रिया, देवेंद्र बहुत धन्यवाद आपका।